हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 15 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आपात अरब शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो जो आपात अरब शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन है वो मिस्र में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि आपात अरब शिखर सम्मेलन इसका जो आयोजन है वो मिस्र में किया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, अरब है तो अरब से आप सऊदी अरब मत लगाइएगा, ये मिस्र सही जवाब है इसका। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो मिस्र ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की, जिसमें गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के पुनर्वास को लेकर ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यानी कि जो गाजा पट्टी है, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी वार चल रहा है, उसको लेकर के ये आपातकालीन ये बैठक होने वाली है। इसमें जो गाजा पट्टी है उसमें जो फिलिस्तीन है उनको पुनर्वास करने के लिए, उनको वहां पर पुनः रहने की इजाजत देने के लिए ट्रंप का जो भी प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, वहां आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में अरब देशों के बीच शीर्ष स्तर पर हुई बातचीत पर भी चर्चा की जाएगी। इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी ट्रंप के इस योजना का समर्थन किया है। यानी कि जो ट्रंप ने योजना बताया हुआ गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के पुनर्वास की, तो इसके बारे में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी ट्रंप की इस योजना का समर्थन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किस देश के शोधकर्ताओं ने की है? तो ऑटिज्म एक मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी होती है। मस्तिष्क की जो गतिविधियां होती हैं वो इसके अंतर्गत उनमें थोड़ा दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसके संबंधित एक जो खोज है वो किस देश के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इजराइल देश के जो खोजकर्ता है या शोधकर्ता है, इन्होंने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की हुई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जाने तो जो इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की, इस खोज के दौरान ये बताया गया कि जो ऑटिज्म है ये एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी कि न्यूरो जो होती है, मेंटली जो दिक्कतें होती हैं उनसे संबंधित ये एक डिसऑर्डर होता है, एक तरीके की बीमारी कह सकते हैं, जिससे जो ग्रसित व्यक्ति है वो सामाजिक तौर पर खुद को अलग पाता है। यानी कि जो समाज होता है उससे तालमेल नहीं बैठा पाता है, उसमें घुल मिल नहीं पाता है, बल्कि ये अलग रहता है, अकेले रहना पसंद करता है और दूसरों से मिलना जुलना कम रहता है इसका। तो ऑटिज्म से संबंधित ये न्यूरो डेवलपमेंट से संबंधित ये एक डिसऑर्डर होता है। उनकी यह जो खोज है ये करंट बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यानी कि इन्होंने जो खोज की हुई है ऑटिज्म से संबंधित, ये एक पत्रिका मैगजीन आती है करंट बायोलॉजी के नाम से, इसमें इसे प्रकाशित किया गया है। साथ ही साथ ये जो मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसकी भूमिका को भी ये खोज उजागर करती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की? तो आप सभी लोग जानते हैं इस बार का जो एआई शिखर सम्मेलन है ये फ्रांस पेरिस में आयोजित किया गया। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे सह अध्यक्षता करने के लिए। तो इस बार का जो था वो पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ, लेकिन अगले जो एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की जो पेशकश है वो भारत के द्वारा की गई है। यानी आने वाला जो होगा एआई शिखर सम्मेलन वो भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत ने अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता भी की। साथ ही साथ एआई शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान द्वितीय भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। यानी कि इसी एआई का जो एआई एक्शन समिट थी इसी के अंतर्गत द्वितीय भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन फ्रांस में ही किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024
प्रदान किया गया। तो कह सकते हैं इस बार का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड को इस बार का गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 दिया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, कोल इंडिया को मिला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। तो कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि जिसे हम CIL के नाम से जानते हैं, इसको 19वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। मुंबई में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर जो भी कार्य किए गए उसके वहां पर ये इसे अवार्ड दिया गया है। यह जो पुरस्कार है वो CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष श्री PM द्वारा प्रदान किया गया, यानी कि जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान सार्थक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। CISL के जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है PM प्रसाद, और इन्हीं के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पुसम 2025 का जो उत्सव है ये कहां पर शुरू किया गया। तो जो थाई पुसम ये एक त्योहार होता है, महोत्सव होता है, इसका इस बार जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में थाई पुसम 2025 का आयोजन शुरू हुआ। बात करेंगे डिटेल में क्यों मनाया जाता है, क्या कुछ बातें हैं। तो थाई पुसम तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। थाई पुसम तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए सारी लाइंस, इस खासकर वो जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार का जो ये पर्व था थाई पुसम, ये इस बार का ये पर्व 11 फरवरी 2025 को दिन मंगलवार को मनाया गया। बात करें अगर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो एक बार सोरा पद्मन नाम का एक दानव था और उसको वरदान मिला था कि भगवान शिव की जो स्वयं की संतान होंगी उसी के अलावा इसे मारा जा सकेगा, बाकी अन्य कोई इसे नहीं मार सकेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ जो भगवान शिव है उनकी जो भी संतानें हैं वही इसका वध कर पाएंगी, अन्य किसी के द्वारा ये नहीं मारा जा सकेगा। तो इस वरदान के अनुसार यानी कि इसे सिर्फ भगवान शिव की स्वयं की जो संतान है वही केवल इसको मार सकती है, सोरा पद्मन को। तो इसी वरदान के अनुसार भगवान शिव की जो संतान थी कार्तिकेय जी, भगवान कार्तिकेय, उन्होंने जाकर के इसका वध किया था, और इसीलिए जो त्योहार है थाई पुसम ये मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में किस बैंक ने माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि केनरा बैंक ने डॉक्टर माधवन कुट्टी को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया हुआ है। डिटेल में बात करें तो केनरा बैंक ने जनवरी 2025 से डॉक्टर माधव कुट्टी जी को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। माधव कुट्टी बैंक की आर्थिक रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप और टाइम्स ग्रुप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा अनुभवी हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप और टाइम्स ग्रुप इन सभी में इन्होंने कार्य किया हुआ है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 6 अन्य भाषाओं में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा कर दी है। डिटेल में अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इन 6 नई भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत शामिल है। पहले अनुवाद सेवाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सहित 10 भाषाओं में ही उपलब्ध थी। अब 6 और भाषाओं में उपलब्ध हो गई है, तो 6 और 10 मिलाकर के टोटल अब 16 भाषाओं में जो अनुवाद सेवाएं हैं ये उपलब्ध हो सकेंगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इनको आधिकारिक मान्यता प्राप्त की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर। काफी ज्यादा चर्चे में रहा मणिपुर राज्य। तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने आखिर जाकर के अपना इस्तीफा दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब से दो समुदायों के बीच में जो झड़प चली, काफी ज्यादा समस्याएं आई, दंगे हुए, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई मणिपुर में,
तो उसके चलते अब जाकर के मुख्यमंत्री जो एन वीरेंद्र सिंह हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कब? तो 9 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वहां के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, इनको अपना इस्तीफा इन्होंने दिया है। इनके साथ साथ 14 बीजेपी और एनपीएफ जो विधायक हैं, ये भी इनके साथ में शामिल थे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुतिन ने, यानी व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं रूस के, तो इन्होंने किसे रोसकोसमोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया? रोसकोसमोस जो है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, या कह सकते हैं स्पेस स्टेशन है वहां का, रूस का, और उसका नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दिमित्री बाकानोव को पुतिन ने रोसकोसमोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। डिटेल में बात करें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन यानी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक नियुक्त किया। जो बाकानोव है ये यूरी बोरिसोव का स्थान इन्होंने लिया हुआ है, यानी इससे पहले यूरी बोरिसोव जो है ये नियुक्त थे महानिदेशक के रूप में, और इनके स्थान पर अब दिमित्री बाकानोव आए हुए हैं। इन्होंने 2022 से रोसकोसमोस का नेतृत्व किया था, यानी जो यूरी बोरिसोव है इन्होंने 2022 से रोसकोसमोस का नेतृत्व किया था, और इस भूमिका से पहले जो बाकानोव है ये परिवहन उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है, और वह 2011 से 2019 तक गोनेट सैटेलाइट सिस्टम कंपनी के प्रमुख भी रहे थे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का पहला आयोजन कहां किया जाएगा? तो जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स है इसके गेम्स का जो पहला आयोजन है वो सऊदी अरब में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स जो खेल है वो सऊदी अरब के रियाद में 2027 में आयोजित किया जाएगा। यह जो आयोजन है वो 2023 में जो सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षरित जो 12 वर्षीय समझौता था उसके अंतर्गत ये आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक खेलों में रुचि कम होने के कारण युवा दर्शकों को आकर्षित करना, यानी पारंपरिक जो खेल होते हैं उनमें रुचि कम होने के कारण, क्योंकि अब एआई का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन गेमिंग भी होती है, तो इसको और अधिक प्रचलित करने के लिए और अधिक ज्यादा मोटिवेट करने के लिए जो ये एआई वाला ये कह सकते हैं ई स्पोर्ट्स है, इसको दर्शकों के बीच में इसको लाया गया है ताकि दर्शक जो है वो आकर्षित हो सके। 6 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है, और ये 6 सदस्यीय समिति तय करेगी कि प्रतियोगिता में कौन से ई स्पोर्ट्स खिताब शामिल किए जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।